Center announces unified pension scheme. How will UPS differ from OPS and NPS? केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा करी। ये कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम से अलग है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी, जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। सरकार की घोषणा के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। यह घटनाक्रम नई पेंशन योजना एनपीएस के लिए सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के बीच आया है, जिसे विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। विपक्षी शासित राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश 2023 में, राजस्थान 2022 में, छत्तीसगढ़ 2022 में और पंजाब 2020 में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर वापस लौट आए हैं। इस प्रकार विधानसभा चुनाव के आगामी दौर से पहले जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड बाद के 2 के लिए कार्यक्रम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। केंद्र की एक उपन्यास पेंशन योजना की घोषणा एक प्रमुख राजनीतिक विकास है। यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है। यूपीएस और वह संदर्भ जिसमें इसमें लागू किया जा रहा है। यूपीएस में क्या शामिल है? महत्वपूर्ण रूप से यूपीएस सेवानिवृत्त लोगों को एनपीएस के विपरीत एक निश्चित पेंशन राशि का वादा करता है। यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा एनपीएस की प्रमुख आलोचनाओं में से एक थी। केंद्रीय सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्री के मुताबिक अश्विनी वैष्णव, यूपीएस में 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। सुनिश्चित पेंशन, यह कर्मचारी के औसत मूल वेतन का 40% होगा, जो 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति के पहले पिछले 12 महीने में निकाला गया था। कम सेवा अवधि के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक राशि अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के मामले में यूपीएस में प्रति माह 10,000 रुपये की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु पर कर्मचारी का तत्काल परिवार उसके द्वारा अंतिम रूप से निकाली गई पेंशन के 60% के लिए पात्र होगा। महंगाई इंडेक्सेशन, उपयुक्त तीनों पेंशन को महंगाई राहत मिलेगी, जिसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में है। सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान, यह ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा और पूरी की गई सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार मासिक परिलब्ध पे महंगाई भत्ता के 1/10वें हिस्से के रूप में गणना की जाएगी। एनपीएस को 2008 में क्यों पेश किया गया था? भारत की पेंशन नीतियों में सुधार के केंद्र के प्रयास में के एक हिस्से के रूप में एनपीएस को ने 1 जनवरी 2008 को ओपीएस का स्थान ले लिया। तारीख के बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वालों को एनपीएस के तहत स्लॉट किया गया था। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी केंद्र और राज्य दोनों में पेंशन आहित मूल वेतन का 40% तय किया गया था, जैसे कि यह यूपीएस में है। इसके अलावा जीवन यापन की लागत में लगातार वृद्धि को समायोजित करने के लिए मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में गणना की गई डीए होगी। एनपीएस को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा ओपीएस के साथ एक मूलभूत समस्या के कारण पेश किया गया था। यह वित्त रहित था, यानी विशेष रूप से पेंशन के लिए कोई कोष नहीं था। समय के साथ इसने सरकार की पेंशन देनदारी को राजकोषीय रूप से अस्वस्थ करने के लिए प्रेरित किया। यदि अस्थिर स्तर नहीं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण औसत जीवन काल लंबा होने के कारण ओपीएस लंबे समय तक टिकाऊ नहीं था। आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्य के
ये पेंशन देनदारी कई गुना बढ़ गई है। केंद्र का पेंशन बिल 3,282 करोड़ रुपए था और सभी राज्यों के कुल मिलाकर 3,132 करोड़ रुपए का आउटगो था। 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया था। राज्यों के लिए ये 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया था। क्या था एनपीएस, उसके विरोध का आधार क्या था? एनपीएस दो मायने में मौलिक रूप से भिन्न था। सबसे पहले इसने सुनिश्चित पेंशन को खत्म कर दिया। दूसरा, इसे सरकार द्वारा समान योगदान के साथ साथ कर्मचारी द्वारा स्वयं वित्त घोषित किया गया। परिभाषित योगदान में 10% कर्मचारी द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2019 में बढ़कर 14% और सरकार द्वारा एक समान योगदान शामिल था। एनपीएस के तहत व्यक्ति कम जोखिम से लेकर उच्च जोखिम तक की योजनाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ निजी कंपनियों द्वारा प्रचारित पेंशन फंड प्रबंधकों में चुन सकते हैं। एनपीएस के तहत योजना एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीसीआई, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा और मैक्स द्वारा प्रायोजित नो पेंशन फंड प्रबंधकों द्वारा पेश की जाती है। इन खिलाड़ियों द्वारा पेश की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के जोखिम प्रोफाइल लो से वेरी हाई तक भिन्न होते हैं। एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई द्वारा जारी एनपीएस योजना केंद्र सरकार के लिए 10 साल का रिटर्न 9.22% था, 5 साल का रिटर्न 7.99%, 1 साल का रिटर्न 2.34%, उच्च जोखिम वाली योजनाओं पर रिटर्न 15% तक हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस ने न केवल कम सुनिश्चित रिटर्न दिया बल्कि इसमें कर्मचारी योगदान भी शामिल था, जो ओपीएस के मामले में नहीं था। इसी ने एनपीएस के विरोध को प्रेरित किया। इन मांगों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें की। इस समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप अब यूपीएस की घोषणा हुई है। यूपीएस का लाभ कौन उठा सकता है? सोमनाथ ने कहा, यूपीएस 2 अप्रैल 2024 से लागू होगा, लेकिन उन सभी पर लागू होगा जो 2004 से एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके मामले में एनपीएस सेवानिवृत्त उन्हें एनपीएस के तहत पहले से ही जो कुछ भी निकाला गया उनका साथ बकाया समायोजित मिलेगा। उन्होंने कहा, सोमनाथ ने कहा, मुझे लगता है 99% से अधिक मामलों में यूपीएस में जाना बेहतर होगा एनपीएस के बजाय। जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग कोई भी एनपीएस में नहीं रहना चाहेगा, लेकिन अगर कोई है, हम उसके पास विकल्प छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हालांकि कर्मचारी एनपीएस के तहत रहने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन यह उनके फायदेमंद होने की संभावना नहीं है। सोमनाथ ने कहा, वर्तमान में घोषित योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, लेकिन राज्य भी इसे अपना सकते हैं। यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है? सोमनाथ ने कहा कि एरियर के खर्च 700 करोड़ रुपए होगा और उसे लागू होने से पहले साल में इस लागू करने के पहले साल में सरकारी खजाने पर मोटे तौर पर 6,240 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा, सोमनाथ ने कहा कि यूपीएस अभी भी राजकोषीय रूप से अधिक विवेकपूर्ण है। वन या अंशदायी वित्त घोषित योजना कि उसे वास्तुकला में बना हुआ है, यही महत्वपूर्ण अंतर है। ओपीएस एक गैर वित्त पोषित गैर अंशदायी योजना है। उन्होंने कहा, यह यूपीएस एक वित्त पोषित अंशदायी योजना है। वास्तव में कर्मचारी का योगदान 18.5% तक बढ़ जाना तय है। आज किए गए परिवर्तन के एकमात्र अंतर यह है कि आश्वासन दिया जाए और चीज़ों को बाजार की ताकतों की अनिश्चितताओं पर ना छोड़ा जाए। यूपीएस की संरचना में ओपीएस और एनपीएस दोनों के सर्वोत्तम तत्व हैं।
सोमनाथ ने कहा।